हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड हमने एसिड के बारे में स्टडी कर लिया हुआ है। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड स्टार्ट कर लिया था, तो उसमें जो एक टाइप है वो हमने सिर्फ वही डिस्कस किया था। आज हमने उसका जो नेक्स्ट पार्ट है एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, हमने जो पहला क्लासिफिकेशन किया था वो हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन। मतलब ये कि हमें एसिड कहाँ से मिलते हैं, इट इज ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। इसके ऊपर हमने डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देखना और वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आज के अंदर इस लेक्चर में बेसिकली हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। अब बेसिसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में और स्टडी करेंगे। Basicity of an acid is defined as the number of hydronium ion that can be produced by the ionization of one molecule of that acid in the aqueous solution। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल मतलब है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट HCl। उस HCl को जब हम पानी में ऐड करते हैं, दैट इज H2O हम करते हैं, तो क्या होता है? इससे बनता है H3O पॉजिटिव, मतलब ये हो गया एक हाइड्रोनियम आयन, और सामने बनता है बेटा क्लोरीन नेगेटिव। राइट, एक क्लोरीन का नेगेटिव आयन बनता है और एक हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है ये भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। हाइड्रोजन को जब पानी के साथ, जब पानी के मोलिक्यूल के साथ जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोनियम जो आयन है वो हमारा क्रिएट होता था। सो बेटा देखो क्या है कि एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूं तो HCl के अंदर यू कैन सी कि एक हाइड्रोजन है, और जब पानी के अंदर हमने इसको डाला तो वो आयनाइज होकर टूटकर हमारा एक हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो हम कहेंगे कि इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है, मतलब इसको हम मोनोबेसिक का नाम देंगे। देखो एक्चुअली क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन बनाएगा वाइल आयनाइजेशन, उसी को उसी की बेसिसिटी कहा जाता है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं बेटा, हमारे पास 3 तरह की बेसिसिटी हमने स्टडी करनी है। एक तो है मोनोबेसिक, जो और डाई बेसिक, और तीसरा है ट्राई बेसिक। नाम से ही क्लैरिटी होती है बेटा, अगर मैं मोनोबेसिक बोल रहा हूं तो मतलब है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड एक ही हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो उसको मोनोबेसिक का नाम दिया गया। डाई बेसिक की अगर मैं बात करता हूं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जब 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे तो उसको डाई बेसिक कहा जाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड 3 हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता है, मतलब आयनाइज होने के बाद 3 हाइड्रोनियम आयन अगर बनाता है तो उसको ट्राई बेसिक कहा जाता है। सो कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। क्लियर? चलिए फिर बेटा, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑब्वियस है 3 डिफरेंट टाइप्स के, हम एक एक करके इन सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है मेरे पास मोनोबेसिक। मोनोबेसिक के अंदर एसिड को जब हम आयनाइज करते हैं पानी के अंदर तो वो हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करता है। राइट, तो अगर वो एक हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करेगा पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, पर मॉलिक्यूल होता है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोनियम आयन बनना चाहिए, तो बस हम उसको मोनोबेसिक का नाम देते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसको लेकर। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैं फिर से बता देता हूं। मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। या मैं आपको एक एग्जांपल दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए HBr है, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये एसिड है मेरा। अगर मैं इसको पानी में क्या करता हूं, ऐड करता हूं, सो इससे क्या होता है, मेरे पास H3O पॉजिटिव, मतलब एक हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होगा, साथ में बन जाता है आपका Br नेगेटिव। क्योंकि HBr के अंदर एक हाइड्रोनियम आयन आपका क्रिएट हुआ है, तो बस इसको हम मोनोबेसिक एसिड्स का नाम देंगे। क्लियर?
इसी के अंदर इसकी कई और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एक तो मैंने आपको दे ही दिया, दूसरा हो गया बेटा HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हमारे पास आ गया। HI हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। CH3COOH ये हमारे पास क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, अब मैं ना इसके बारे में आपको और बातें बताता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये समझिए कि जो मोनो एसिड है वो आयनाइज होता है एक ही स्टेप के अंदर। और आपको ये भी बता दूं कि जब वो आयनाइज होता है एक स्टेप के अंदर तो एक नॉर्मल सॉल्ट को क्रिएट करता है। मतलब क्या हुआ, आई विल टेल यू। देखिए बेटा, सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है। इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मेरे पास एक नॉर्मल जो सॉल्ट है वो प्रोड्यूस होता है, अगर एसिडिक सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ या बेसिक सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ तो उसकी अलग अलग कैटेगरीज है। जब हम सॉल्ट में स्टडी करेंगे तब आपको डिटेल में इनके बारे में बताऊंगा। तो जब मैंने कहा कि मोनो जो बेसिक एसिड्स होते हैं वो एक ही स्टेप के अंदर बेटा आयनाइज होते हैं, तो उसका मतलब होता है जैसे कि मेरे पास है NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमारे HCl के साथ बेटा ये कंबाइन होता है तो क्रिएट करता है NaCl और साथ में बनता है H2O। तो हुआ क्या, हुआ ये कि HCl जो है वो ब्रेक डाउन होकर बन गया, दैट इज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या बना, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इस NaOH से कंबाइन होके क्या बन गया, वाटर। और ये जो Cl नेगेटिव है ये Na के साथ जाके जुड़ गया। तो आप देख सकते हो कि एक ही स्टेप के अंदर ये आयनाइज हो गया और इसने एक क्या क्रिएट किया, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है ये, एंड ऑफ कोर्स इट इज अ नॉर्मल सॉल्ट। क्या है ये, एक नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है जी। बहुत सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको अच्छे से ये बात बेटा आपकी क्लियर होगी। अब ना बेटा इसी के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी है कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर अगर मुझे एक से ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बेसिसिटी 1 से ज्यादा है। मतलब ये कि ये जरूरी नहीं होता कि अगर सारे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर उतने ही हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, ये कभी भी जरूरी नहीं होता। अब मैं आपको इसके बड़ा अच्छा एक एग्जांपल देता हूं बेटा, इससे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी मैं क्या बोलना चाहता हूं। अब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड की। ठीक है, एसिटिक एसिड हमने स्टडी करना है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैं चेक करूं तो साफ साफ दिखता है कि इसके अंदर 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हमारे मन में यह आता है कि जब कभी भी हम इसको पानी में डालकर आयनाइज करेंगे तो हमारे मन में यह आता है कि ये 4 हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को ये लिबरेट करेगा तो हमें लगता है कि 4 हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट होंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब हम CH3COOH जो कि एक एसिटिक एसिड है इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपको जानकर अलग सा फील होगा बेटा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 हाइड्रोनियम आयन ये सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता है, H3O पॉजिटिव। और क्या बच जाता है साथ में, ये बन जाता है एसिटेट आयन, दैट इज CH3COO नेगेटिव। क्या है ये, एसिटेट आयन है ये आपका। तो आपने देखा कि जरूरी नहीं होता कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक से ज्यादा हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं है कि वो एक से ज्यादा हाइड्रोजन आयन क्रिएट करेगा। यहां पे तो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, उसके बावजूद भी ये सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन जनरेट कर रहा है, तो इसलिए ये एक मोनोबेसिक एसिड है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, समझना है बात को कि जब भी हम किसी की बेसिसिटी डिसाइड करते हैं वो उसके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को देखकर डिसाइड नहीं करते। हम ये देखते हैं कि जब वो आयनाइज होगा तो उसमें से कितने हाइड्रोजन आयनाइजेबल है, मतलब कितने हाइड्रोनियम आयंस वो क्रिएट करेगा। जितने क्रिएट करेगा उतना ही उसका जो है बेसिसिटी होगी। ठीक है, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है।
नेक्स्ट बेटा मेरे पास आता है डाई बेसिक। अब डाई बेसिक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा, अब आपको आई थिंक अब आपको क्लियर भी है, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है। जब हम एक डाई बेसिक के बारे में बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ मेरे पास क्या है, एसिड होना चाहिए, और एक मॉलिक्यूल एसिड होने के बावजूद उसके अंदर अगर मैं दो हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट कर सकूं तो समझ जाना कि वो एक डाई बेसिक एसिड के बारे में बात यहां पे हो रही है। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। एग्जांपल्स चाहिए, एग्जांपल्स तो मैं आपके लिए बहुत ला सकता हूं। देखिए एग्जांपल्स कौन कौन से ले सकते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप तो जानते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो H2SO4 होता है। ठीक है, अब देखने में यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बट सच में जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं उस केस के अंदर ये दो H पॉजिटिव आयंस जनरेट करता है, मतलब इसमें दो हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट होते हैं। क्लियर। उसके बाद है एक और एग्जांपल देता हूं ऑक्सैलिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का इसका जो फॉर्मूला है COOH होल ट्वाइस, ये बेटा इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हमारे पास सल्फरस एसिड भी इसका एक एग्जांपल होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। दैट इज सल्फरस, सल्फरस एसिड। ठीक है, सल्फरस होता है बेटा, ये ओ नहीं आएगा यहाँ पे, ये हटा देते हैं, मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख देता हूं, एच आएगा बस। सल्फरस एसिड एंड फॉर्मूला आप जानते हैं H2SO4। ठीक है, SO4 नहीं, SO4 तो सल्फ्यूरिक होता है, SO3 ये हमारा सल्फरस एसिड होता है। उसी के बाद मेरे पास आता है बेटा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, इसके अंदर बनेगा H2CO3। तो बस इस तरीके से अगर आप देखो ध्यान से इन सभी के अंदर बेटा दो दो हाइड्रोजन है, और ये बात भी सच है कि जब हम उनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दो हाइड्रोनियम आयंस आपका क्रिएट करता है। क्लियर। तो ये आपकी एग्जांपल होगी डाई बेसिक की। अब बेटा हमने ये देखना है कि जो जैसे मोनोबेसिक एक ही स्टेप में आयनाइज होता था ना, तो आपका जो डाई बेसिक होता है, जो डाई बेसिक है एसिड, वो एक्चुअली में आपका आयनाइज होता है इन टू स्टेप्स। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल दूंगा आपको मैं, डोंट वरी। मान लीजिए मेरे पास H2SO4 है। ठीक है, तो ये नहीं कि H2SO4 को जैसे ही मैं पानी में ऐड करूंगा साथ के साथ दो H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ये टूट के बनता है HSO4 दैट इज नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, मतलब एक हाइड्रोनियम आयन क्रिएट होता है, एक आपका ये वाला जो आयन है ये आपका क्रिएट होगा। ये फर्दर जब आपका कंबाइन होता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ, तो अब ये पूरी तरह बेटा ये आपका आयनाइज होगा, मतलब इसमें बनेगा एक और H3O पॉजिटिव आयन, और साथ में बेटा आपका बनता है SO4 दैट इज 2 नेगेटिव, इसमें 2 नेगेटिव होता है। सो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल भी आपको देता हूं बेटा, हमने अभी किया था, दैट इज H2CO3। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं, हमने ठीक किया था। ठीक है, H2CO3। अब हम H2CO3 के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर से वही बात, हमारे पास H2O से कंबाइन करेगा। ठीक है, H2O से जैसे ये कंबाइन किया, ये आपका बन जाएगा एक तो HCO3 दैट इज नेगेटिव, और साथ में बनेगा आपके पास H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब यही HCO3 नेगेटिव फर्दर जब कंबाइन करता है मेरे एक और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, तब जाके हमारे पास बनता है H3O पॉजिटिव प्लस दैट इज CO2 CO3 क्योंकि 3 है ना, ऑक्सीजन तो नहीं हो रहा ना, दैट इज CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि डाई बेसिक के अंदर ये दो स्टेप्स के अंदर आपका आयनाइज होगा। ये नहीं है कि एक ही बारी के अंदर दो हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले एक निकलता है, उसके बाद जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि मेरे पास HSO4 है, वो फर्दर H2 के साथ कंबाइन हुआ एंड तब जाके बेटा एक और हाइड्रोनियम आयन क्रिएट किया और यहां पर आपके पास बन गया। अब इसमें एक बड़ी खास बात है बेटा जो हमने स्टडी करनी है। अब वो खास बात क्या है कि जो
डाया बेसिक है, ठीक है, बेसिक, ठीक है, डाई बेसिक, नॉट डाया बेसिक, क्या होता है डाई बेसिक, जो डाई बेसिक है आपका, ठीक है, इट हैव इट हैज टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें क्या है, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं। इसी की वजह से बेटा जब कभी भी हम उसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सॉल्ट बनते हैं। एक बनता है आपका एसिडिक सॉल्ट, जिसको एसिड सॉल्ट भी कह देते हैं हम, और एक ऑफ कोर्स बनता है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। तो अब आप कह रहे होंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल दे देते हैं। मान लेते हैं कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपका कंबाइन करता है, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है, तो ये बनाता है, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो बनेगा NaHSO4 प्लस वाटर। एक बात प्लीज ध्यान रखना, इस कंडीशन के अंदर क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये जो हमारा सॉल्ट होता है ये एसिडिक सॉल्ट है, और ये एसिड सॉल्ट हम इसको कहते होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा रिएक्शन ये है कि NaOH है प्लस H2SO4 है आपका। अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो जाते हैं उस कंडीशन में आपके पास बनता है Na2SO4 प्लस H2O। इस कंडीशन के अंदर ये बैलेंस नहीं है ना, पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो Na2, ये 2 मैंने यहां पे कर दिया। अच्छा, हाइड्रोजन 2 है 4, ये यहां पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 6 है, यहां पर भी आपका 6 हो गया। लो जी, बैलेंस है। अब इस केस में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो आप देख रहे हो बेटा ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है। क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। मुश्किल नहीं है, समझना है, आराम से आपको आ जाएगा। तो अगर एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस किया तो ये बनेगा आपका, और अगर आपके दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूं तो बेटा तो आपका ये वाला आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर, उसका मतलब नहीं कि उतनी उसकी बेसिसिटी होती है। डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने उसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन हमारे पास एटम्स हैं। उसी के बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट बेटा आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, जो है वो एक डाई बेसिक एसिड है। अब मन में बात आती है ये डाई बेसिक कैसे हुआ सर, इसमें तो 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। देखो आप गलत नहीं हो, बात सिर्फ इतनी है कि जब ये, अच्छा पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं बेटा। स्ट्रक्चर, जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ना तो आपको काफी क्लैरिटी अपने आप ही हो जाएगी कि है क्या। स्ट्रक्चर इसका है दैट इज P, यहां पे डबल बॉन्ड O, ये OH है, ये OH है, और एक हाइड्रोजन यहां पर है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो आपको एक बात समझ में आएगी जो बहुत समझना इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास जो एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है, और पानी के प्रेजेंट के अंदर यही कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस अलग से मिल जाते हैं। तो ऐसे अगर देखोगे तो इसके अंदर दो ऐसे आपके H पॉजिटिव आयंस हैं जिनको पानी में डुबाते ही ऑक्सीजन से वो सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन आप यहां देख रहे हो ये मेरे फास्फोरस से डायरेक्ट अटैच्ड होता है। क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच्ड है इसी वजह से इसको इस मॉलिक्यूल से सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 2 H पॉजिटिव आयन ही जनरेट करेगा। क्योंकि ये सिर्फ 2 H पॉजिटिव आयंस आपके जनरेट करता है, इसी वजह से ये डाई बेसिक है नेचर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों H3PO4 एक डाई बेसिक एसिड है। देखो ये बातें जो होती है ना ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं और इनका आंसर आपने देना होता है, ठीक है। तो याद रखें, दिस वन इज नॉट रिप्लेसेबल, नॉट रिप्लेसेबल, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। क्लियर जी, ऑलराइट। तो अब हम स्टडी करेंगे बेटा ट्राई बेसिक एसिड्स के बारे में। नाम ही बता रहा है, ट्राई बेसिक का मतलब एक ऐसा एसिड जो आपको 3 हाइड्रोनियम आयन जनरेट करके दे। सिंपल सी बात, जो 3 हाइड्रोनियम आयन आपको जनरेट करके देगा वो बन गया आपका ट्राई बेसिक। अब एग्जांपल्स अगर आप ढूंढ रहे हैं
तो इसका एग्जांपल है बेटा पहली बात, अच्छा हमें वो पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखनी है जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन होने चाहिए और वो जनरेट भी 3 करे। तो सबसे पहला हमारे पास आता है फोस्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड, ठीक है जी। फॉर्मूला है H3PO4। जब हम इसको आयनाइज करेंगे, जब इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, तो ये सीधा के सीधा आपको 3 हाइड्रोनियम आयंस जो है वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। दूसरा है बेटा आपका पास सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, C3H5O और COOH, ठीक है, होल थ्राइस। तो ये जो फॉर्मूला आप यहां देख रहे हो ये आपका सिट्रिक एसिड है। अगर आप ध्यान से देखो इस सिट्रिक एसिड के अंदर आपको दिखेगा कि इन टोटल यहां पर 8 हाइड्रोजन्स हैं, राइट। तो लेकिन जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये स्प्लिट होता है, मतलब ये हमें क्या देता है, 3 हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो हमें देगा, तो इसलिए ये हमारे पास ट्राई बेसिक नेचर में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। अब आयनाइजेशन की बात कर लेते हैं। जैसे आपने डाई बेसिक में देखा कि 2 स्टेप के अंदर आयनाइज होता है, तो ये ट्राई बेसिक है, तो ऑब्वियस है कि 3 स्टेप्स के अंदर ये आपका क्या होगा, आयनाइज होगा। अच्छा कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, बड़ा सिंपल है, आराम से आप कर पाएंगे इसको। सबसे पहले है H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड है आपके पास ये 4। तो जब हम इसको पानी में अपना ऐड करते हैं तो ऑलरेडी क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन को बस आपने कम करना है और दूसरा हाइड्रोनियम आयन आपने क्रिएट करना है। पहले हाइड्रोनियम आयन क्रिएट कर लो, चलो आप पहले अपना इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, तो ये बन गया H2PO4 नेगेटिव। बस ये करना है आपने। अब इसको लेकर पानी में फिर से ऐड करिए, इसको कंबाइन करवाओ। ये जो मैं करता हूं ना ऐसे, इसका मतलब होता है कि ये दोनों मिलके दोबारा ये बन सकते हैं, तो इसलिए याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं ये। तो ये फिर से H3O पॉजिटिव बनाएगा। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो और ऊपर डाल दो 2 नेगेटिव। ये बात याद रखना, जैसे एक एक स्टेप नीचे जाते हो ना, एक एक हाइड्रोजन कम होता है, वैसे वैसे आप समझ लीजिए कि उसके अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज जो है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर मैं अब बात करता हूं HPO4 2 नेगेटिव की, 2 नेगेटिव की, ये तो नेगेटिव था ना बेटा, वो मैं 2 नेगेटिव कर देता हूं। तो इसमें जब H2O आपका कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, ये आपका H3O पॉजिटिव और साथ में बनेगा आपके पास PO4 3 नेगेटिव। बस इस तरीके से बेटा अपनी आयनाइजेशन बतानी है। अगर आपको याद हो मैंने जो ड्यूल वाला करवाया था वो ये वाला आपने याद रखना है बेटा, भूलना नहीं। इसमें एक मुझे अभी मैं कर रहा था तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि यहाँ पे माइनस साइन जरूर आएगा, क्योंकि यही उठा के हम यहाँ लगाते हैं ना। ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, गुड जी। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये आयनाइज होता है तो इसके 3 स्टेप्स हैं, डाई में 2 स्टेप्स होते हैं, और इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है कि इसमें जब मतलब क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि 3 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं तो उसमें 3 सॉल्ट्स आपके बन सकते, 3 तरह के सॉल्ट्स आपके बनेंगे, जिसमें 2 एसिड सॉल्ट्स होते हैं और एक आपका है नॉर्मल सॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो ट्राई बेसिक है, ट्राई बेसिक आपके पास एसिड है, हैव 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बाकी आपने घबराना नहीं है, इनके नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, सीक्वेंस वाइज आपको सब मिल जाएगा, वहां से कर लेना, ठीक है, याद से भूलना मत। सो 3 हमारे पास क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें 2 बनते हैं बेटा हमारे पास एसिड सॉल्ट, एंड एक बनता है आपका नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। कैसे बनेगा, एग्जांपल ऑफ गैस आपको चाहिए होगा, इसका एग्जांपल आपको देता हूं। बहुत सिंपल से बेटा इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास है NaOH, हमें तो पहले बात तो बेस भी तो चाहिए ना, प्लस H3PO4 PO4, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, फिर दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा जिसके अंदर
मैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा जिसमें 3 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करने वाला हूं, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास आया था बेटा NaH2, एक हाइड्रोजन निकालो ना, दैट इज PO4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया H2O जो आप यहाँ पे देख रहे हो। क्योंकि इसमें एक सोडियम है, 2 हाइड्रोजन है और फॉस्फेट का आयन है, इसलिए इसको कहा भी जाता है बेटा मोनोसोडियम। मोनोसोडियम मतलब एक सोडियम, डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन और फॉस्फेट। तो इस तरीके से आप इसका नाम दे सकते हो। मोनोसोडियम मतलब एक सोडियम, डाई हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, फॉस्फेट एक ही आयन है, तो आप इसको इस तरह से ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह अगर मैं NaOH ले लूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ H3PO4 को यहां पे मैंने उसके साथ कंबाइन किया, अब यहां पे मुझे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे इसलिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे पानी के, सिंपल सी बात है। और क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करूं तो मेरे पास बनेगा Na2, दैट इज HPO4। मेरे पास ये क्रिएट होता है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिया ना मैंने, तो ये क्रिएट होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, ये Na2 कैसे आ गया? याद है मैंने HPO4 के ऊपर 2 नेगेटिव डाला था, 2 नेगेटिव उसका नीचे आएगा, Na तो होता ही पॉजिटिव है तो एक सिंगल आएगा। आसान है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब इस केस में अच्छा पहले इसको बैलेंस तो कर लें, बैलेंस तो हमने किया नहीं। तो 2 तो ये रहा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, हाइड्रोजन मेरे पास 3 2 5 3 2 5, बाकी बैलेंस हो गया आपका, ठीक है। 2 सोडियम है तो डाई सोडियम कर दो पहले तो इसको, ठीक है। हाइड्रोजन एक ही है तो मोनो लिखने की जरूरत नहीं, तो सीधा हाइड्रोजन लिखो, हाइड्रोजन लिखो यहाँ पे, और फॉस्फेट आ जाएगा साथ में, फॉस्फेट। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इसमें से क्या करना है, नेक्स्ट केस के अंदर 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। मतलब NaOH प्लस इसमें से H3PO4। अब इसमें से 3 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि 3H2O तो सीधा ही आपके पास यहाँ पे आ ही गया, ठीक है ना। इसको हटा देता हूं पहले मैं, थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। हाँ जी, हटा दिया। अब आपको पता कि जब यहां से 3 हाइड्रोजन निकलते तो ये PO4 3 नेगेटिव हो जाता था आपका, तो इसी वजह से ये Na3PO4 आपका बनेगा। इसको ट्राई सोडियम फॉस्फेट भी हम बोलते हैं, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। इस कंडीशन के अंदर ये एसिडिक सॉल्ट है आपका, ठीक है, याद रखें कौन सा, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। और पीछे जो हमने किया था ये वाला भी आपका एक एसिडिक सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो हमारा एसिड सोर्स होते हैं, और अब लास्ट वाले में नहीं है, तो ये वाला जो आप देख रहे हो ये आपका एक नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है जी, ये क्या है, एक नॉर्मल सॉल्ट है। इसके अलावा देखा, एक बात आपको मैं बता देता हूं, जरूरी नहीं कि ये 3 टाइप के ही होते हैं। इसके अलावा एक वो भी है जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन जो आयन है वो आपके रिप्लेसेबल होते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है आपका क्या था उसका, दैट इज सिलिसिक एसिड, ठीक है, एसिड। अगर मैं इसके फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं तो ये बनता है HIO4। तो ये जो है ये सिलिसिक एसिड है बेटा मेरे पास। इसके अंदर अगर आप देखें तो मेरे पास H पॉजिटिव जो H जो हाइड्रोजन एटम है वो 4 हैं, और जैसे उसको मैं पानी में बेटा डिसॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास 4 हाइड्रोजन आयंस आप क्रिएट कर, तो इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 4 है। तो सिर्फ इन तीनों में सिर्फ नहीं, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा भी आपको पता होना चाहिए बेटा, जिसके अंदर हमारे पास जो बेसिसिटी है वो 4 हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से तो ये समझ में आ गया होगा कि बेसिसिटी क्या होती है और इनके जो रिएक्शंस है वो हम कैसे बनाते हैं, राइट। अभी बात यहीं पे खत्म नहीं होती, थोड़ा सा हमने और इसके बारे में पढ़ना है कि अब कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली मतलब क्या है, किसी एसिड का कॉन्सेंट्रेट होना उसका मतलब क्या है, और उसी एसिड के स्ट्रेंथ का होने का क्या मतलब होता है।
तो ये बात क्लियर होनी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है और किसी की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी की स्ट्रेंथ कम है एसिड की, उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया फिर तो कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं है। देखिए, जब हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है उस एसिड के अंदर। एक बात बता समझा देता हूं, वाटर की मात्रा या वाटर की क्वांटिटी जितनी कम होती है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उतनी ही ज्यादा होती है। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, जैसे हम कहते हैं ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर हम ऐसे लगा के H2SO4 लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर पानी की मात्रा या तो है ही नहीं, अगर है तो बहुत ही लाइट अमाउंट के अंदर है, तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर पानी की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इज एसिड, तो बेटा उसको हम डाइल्यूट कहते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 भी हमारे पास होता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि किसी कॉन्सेंट्रेटेड से हम डाइल्यूट एसिड कैसे बनाते हैं। हमेशा याद रखें कि किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मुझे डाइल्यूट बनाना है तो उसका तरीका यह है कि उसको पानी में ऐड किया जाए। प्लीज हमेशा याद रखें कि एसिड को पानी के अंदर डाला जाता है, पानी को एसिड में नहीं डाला जाता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मन में आता सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब कभी भी हम पानी को एसिड के अंदर डालते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट और हीट बेसिकली इवॉल्व होती है। क्यों? क्योंकि ये एक ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा कि जैसे आप पानी उसमें डालेंगे ना, एक तो हीट प्रोड्यूस हो ही रहा है, ये भी हो सकता है कि कुछ जो एसिड है वो एकदम से छलक कर आपके ऊपर ही गिर जाए, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है ना, तो एरप्शन होने का डर होता है। दूसरा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसकी वजह से जिस बीकर के अंदर आप या जिस कंटेनर के आप अंदर उसको बना रहे होंगे, हो सकता है वो भी ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि जो पानी है उसको एसिड के अंदर नहीं डाला जाता, लेकिन एसिड को आराम से आराम से, ठीक है, हम पानी के अंदर ऐड करते रहते हैं और उसके कॉन्सेंट्रेशन लेवल को हम कम करते रहते हैं जितना हमें चाहिए होता है। अब इसमें ना दो इंपॉर्टेंट नोट है बेटा जो हमें स्टडी करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नोट हमें क्या बोलता है, अगर आप देखें, कहता कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड दोनों डिफरेंट चीजें। पहले तो ये समझो प्लीज। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करता हूं तो उसका मतलब यही है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट है मेरे किसी एसिड के अंदर, उसका मेरे एसिड के स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज समझो इस बात को। कॉन्सेंट्रेशन की जब मैं बात करता हूं किसी भी एसिड का, तो उसका मतलब यह होता है कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है कितना नहीं है, पर उससे उसके स्ट्रेंथ का कोई लेना देना नहीं है। जो स्ट्रेंथ है ना किसी एसिड का, वो एक्चुअली इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें हाइड्रोनियम आयन कितने प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है हाइड्रोनियम आयन। जिस पर्टिकुलर मतलब एसिड के अंदर हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, या जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन आपका प्रोड्यूस करके दे सकता है किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आप प्लीज उसको थोड़ा गौर फरमाएं कि डाइल्यूट HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके आयनाइज हो जाएंगे और H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन कुछ आपके एज इट इज ही रहते हैं। कुछ क्या होते हैं, एज ए मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल रह पाते हैं और कुछ आपके H पॉजिटिव आयन बनते हैं। लेकिन डाइल्यूट HCl की बात करूं तो चाहे अगर मैं उसको उसके एक्वा सॉल्यूशन में अगर मैं डालूं, उसका बनाऊं, तो हर एक मॉलिक्यूल आपका H पॉजिटिव आयन जो है वो जनरेट करता है। तो इसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा जनरेट होते हैं, इसमें कम जनरेट होते हैं। इसलिए डाइल्यूट HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड। तो इस बात को समझना, ठीक है, टेंशन में नहीं आना, समझना है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और दूसरा नोट ये कहता है कि अगर मान लीजिए मुझे किसी एसिड के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना ही है तो वो किस बात पे डिपेंड करेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो स्ट्रेंथ है मेरे एसिड का वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर, डिग्री ऑफ
आयनाइजेशन के अंदर कि भाई मैं अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ अमाउंट ऑफ एसिड है, उसको मैंने लिक्विड के अंदर डाला, मतलब पानी के अंदर डाला, मतलब उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके आयनाइज होंगे? जितने ज्यादा आपके मॉलिक्यूल आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन जनरेट करेंगे उतना उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझना है बात को, घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक एसिड कितने हाइड्रोनियम आयंस क्रिएट कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो उसका स्ट्रेंथ होता है, और उसी को डिग्री ऑफ, हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मन में एक ही सवाल आता है कि सर ये किया जाए तो किया जाए कैसे? ठीक है, देखिए, अगर तो हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो देखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पहली बात तो हम उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो होता है बेटा मेरा द नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज्ड, ठीक है। और हमें डिवाइड किससे करना होता है? टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन, UeOUS, ठीक है। सो मेरे एसिड के अंदर, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान ले कि मेरे पास है 10 मॉलिक्यूल एसिड के हैं, और उन 10 मॉलिक्यूल को मैंने पानी में डाला और 10 के 10 आयनाइज हो गए, तो भाई वो तो बेस्ट हो गया, 100% आयनाइज हो गया आपका वो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि यार मेरे पास ना एक्चुअली में क्या था यार, कि मेरे पास ना 100 मॉलिक्यूल्स थे एसिड के, मैंने पानी में डाला, उसमें से 50 ही आयनाइज हो पाए, 100 में से कितने हो पाए? 50 ही आयनाइज हो पाए। तो बस इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज मिल जाएगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इंटू 100 भी तो करना है परसेंटेज निकालने के लिए, तो दैट विल बी 50%। क्या हो जाएगा? 50% आयनाइज हो गया, ये इसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, ठीक है। एक बात याद रखने, चाहे मैं एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल रहा हूं, चाहे किसी बेस का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाल रहा हूं, अगर उसकी आयनाइजेशन ग्रेटर देन 30% है, तो मैं कहूंगा कि वो जो चीज है, चाहे वो एसिड है, वो चाहे बेस है, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और अगर वही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लेस देन 30% है, लेस देन 30% है, तो मैं कहूँ यार कि ये थोड़ा वीक एसिड या वीक आपका बेस है। बहुत सिंपल है। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि मेरे पास अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो कितने डाले थे? 100 डाले थे मैंने, उसमें से 50 ही हो पाए, तो बस इंटू 100 करके परसेंटेज निकल गई 50%। तो ऑब्वियस है कि ये जो एग्जांपल है किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको ये जो कैटेगरी थी ऑफ एसिड इन द टर्म्स ऑफ बेसिसिटी वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया है दैट इज बेसिसिटी का क्या मतलब होता है, कितने टाइप्स की बेसिसिटी होती है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो हमने काफी कुछ आज कवर किया है, और आपने अब क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, ये आपने काम करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।